Hello friends, welcome to my YouTube channel विद्यार्थी साइट। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। मेरा आज का वीडियो योग दर्शन के एक ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को लेकर है जिसे मोस्ट ऑफ द पीपल प्रिपरेशन के टाइम पे स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल हो जाता है और कभी कभी थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इस टॉपिक को आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाऊँ और बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन भी कर पाऊँ, क्योंकि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ज़रूरी हो जाता है कि इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ें और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, चित्त। चित्त होता क्या है? क्या चित्त चेतना है? चित्त चेतना नहीं है, चित्त चेतना का एक छोटा अंश है। चित्त जो है वो प्रकृति के 3 तत्वों से मिलकर बना है, मन, बुद्धि और अहंकार। क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है तो उसके जितने भी तत्व होंगे वो भी त्रिगुणात्मक होंगे। अब मन, बुद्धि और अहंकार ये तीनों त्रिगुणात्मक है, यानी कि इन तीनों में सत्व, रजस और तमस इनके गुण पाए जाएंगे। अब इनसे बना है चित्त, तो चित्त भी क्या हो जाएगा? त्रिगुणात्मक हो जाएगा। चित्त में भी सत्व, रजस और तमस ये गुण पाए जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे चित्त भूमि। चित्त भूमि है क्या? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। चित्त भूमि को इन 5 स्टेजेस में बांटा गया है। जब कोई साधारण पुरुष योगी बनता है तो वो इन स्टेजेस को एक एक करके पार करता है, तब जाके वो योगी बन पाता है। ये नहीं कि हमने आज से योग शुरू किया, आज से मेडिटेशन शुरू किया तो हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली और योगी बन गए, ऐसा नहीं होता है। एक एक स्टेज को बहुत ही डिसिप्लिन के साथ पार करना पड़ता है और इन प्रत्येक अवस्थाओं में मनुष्य का चित्त किस प्रकार से प्रतिक्रिया करता है वो सब बताया गया है। चित्त भूमि की पहली अवस्था है शिप्त अवस्था, यानी कि रेस्टलेस। इस स्टेज में जो मनुष्य का मन होता है, मनुष्य का जो चित्त होता है वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है, उसके सेंस ऑर्गन बिल्कुल भी उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा अशांत होता है, उसका मन चंचल होता है और असंतोष से भरा हुआ होता है। जैसे कभी कभी हम जब कपड़े ख़रीदने जाते हैं तो उस टाइम हमारा मन बहुत ज़्यादा चंचल हो जाता है। हम ये सोचते हैं ये भी ख़रीद लें, वो भी ख़रीद लें, या फिर जब हमारी किसी के साथ बहस हो जाती है तो उसके बाद हमारा मन बड़ा शांत हो जाता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। या फिर जब हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड होने लगते हैं कि हमारे पास जो चीज़ है वो कम अच्छी है और उसके पास जो चीज़ है वो ज़्यादा अच्छी है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। सेकंड है मूढ़ अवस्था। इस स्टेज में पर्सन मनी और पावर के लिए पैशनेट होता है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। उसको तो बस ये लग रहा है कि जैसे तैसे पैसा हाथ में आए, पावर हाथ में आए। इसके लिए वो गलत गलत काम करने लगता है, गलत संगति में पड़ जाता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इस स्टेज में तमोगुण ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है। थर्ड है विक्षिप्त अवस्था, यानी कि लो कंसंट्रेशन। इस स्टेज में जो पर्सन होता है वो कभी कभी तो कंसंट्रेट होता है और कभी कभी कंसंट्रेट नहीं होता है। उसका कारण ये है कि कभी कभी जब सत्वगुण डोमिनेंट होता है तो वो कंसंट्रेट फील करता है, और जब उसका रजोगुण डोमिनेंट होता है तब वो लो कंसंट्रेट फील करता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये सोचा कि मैं हर दिन 7 से 8 घंटे पढ़ूंगी। मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, 10 दिन पढ़ा, इवन 15 दिन भी पढ़ लिया मैंने। लेकिन अगर मैंने बीच में कहीं किसी दिन गैप कर दिया, 3 से 4 दिन का गैप हो गया, फिर से मेरी वही कंडीशन हो जाएगी और मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाऊँगी। इसी को ही लो कंसंट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है एकाग्र, यानी अटेंशन। इसमें हाई कंसंट्रेशन होता है, यानी कि अगर मैंने ठान लिया कि मुझे 7 से 8 घंटे डेली पढ़ने हैं, तो डेली पढ़ना है, फिर कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, किसी की शादी हो, किसी के घर में पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, मेरा जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। जैसे जब लोग मेडिटेशन करने बैठते हैं तो अब क्या हो रहा है कि मेडिटेशन वो लंबे लंबे समय तक के लिए कर पा रहे हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। अब वो जल्दी जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। चित्त भूमि की आखिरी अवस्था है निरुद्ध। इसे योग की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो तीनों गुण होते हैं ना, सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण, ये तीनों कंट्रोल कर लिए जाते हैं और माइंड को एक जगह फिक्स्ड कर लिया जाता है। अब किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है, इतना ज़्यादा पावर आ जाता है। मतलब अब सामने मेनका भी खड़ी हो जाएगी ना तो भी विश्वामित्र की तपस्या भंग नहीं होगी, इतना ज़्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेट क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा चित्त भूमि भी समाप्त हो जाता है। अब हम शुरू करेंगे चित्तवृत्ति। सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि चित्तवृत्ति होती क्या है। वृत्ति का मतलब होता है हलचल या फिर तरंगे।
योग दर्शन में चित्त की जड़ अवस्था बताई गई है, यानी कि न्यूट्रल स्टेट। चित्त कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा जब तक वो किसी विषय वस्तु के संपर्क में नहीं आएगा। जैसे ही चित्त किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, वैसे ही उसमें वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। ये वृत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति। क्लिष्ट वृत्तियाँ जो होती हैं वो बुरी वृत्तियाँ होती हैं, बुरी प्रतिक्रियाएं होती हैं, और जो अक्लिष्ट वृत्ति होती है वो अच्छी प्रतिक्रियाएं होती हैं। क्योंकि चित्त का काम ही है प्रतिक्रिया देना। चित्त पूरा पूरा डिपेंडेंट है ऑब्जेक्ट के ऊपर। जिस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में जाएगा वो वैसी ही प्रतिक्रिया देगा, वैसे ही रिएक्शन देगा। जैसे हम जब पॉजिटिव लोगों से मिलते हैं तो हमें एक पॉजिटिव वाइब आती है, जब हम नेगेटिव लोगों से मिलते हैं तो हमें नेगेटिव वाइब आती है। क्लिष्ट वृत्तियाँ यानी कि बुरी वृत्तियों को ख़त्म करने के लिए अक्लिष्ट वृत्तियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अच्छी वृत्तियों का प्रयोग करके हम बुरी वृत्तियों को ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो मैं उसको कैसे ख़त्म करूँगी, मैं कुछ पॉजिटिव सोचने लगूँगी, तभी तो मेरे नेगेटिव थॉट्स ख़त्म हो पाएंगे। अक्लिष्ट वृत्तियाँ जो कि अच्छी वृत्तियाँ हैं उनको ख़त्म नहीं करना होता है, उनको कंट्रोल करना होता है मेडिटेशन के थ्रू। क्योंकि योग का मतलब ही है कि मेरे माइंड में किसी भी तरीके के थॉट्स ना रहें, ना तो नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव। वृत्तियों पर कैसे कंट्रोल पाया जाए, इसके लिए योग दर्शन में अष्टांग मार्ग बताए गए हैं, जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसे पढ़ लेते हैं। चित्त वृत्ति में सबसे पहली वृत्ति है प्रमाण। सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो भी हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, जो भी हम नॉलेज रिसीव कर रहे हैं, उसे प्रमाण कहते हैं। अब प्रमाण से कैसे वृत्ति उत्पन्न होती है। मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो बहुत ही धार्मिक है, तो आपको उससे कैसी वाइब आएगी, बहुत अच्छी वाइब आएगी। आपका चित्त उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आया है, तो जैसा वो सामने ऑब्जेक्ट है उसी के जैसे ही आपका चित्त भी अनुभव करेगा। लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव पर्सन से मिले हैं जिसकी आदतें बहुत ज़्यादा बुरी हैं, जिसका व्यवहार बहुत ज़्यादा बुरा है, तो आपका चित्त उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ गया जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी, नेगेटिव फीलिंग आएगी। तो वृत्ति कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई आपकी। नेक्स्ट है विपर्य, यानी कि रॉन्ग कॉग्निशन या फिर रॉन्ग नॉलेज। इसका मतलब होता है मिथ्या ज्ञान या फिर भ्रम की स्थिति। जैसे रात के अंधेरे में अगर आप रस्सी को सांप समझ लेते हैं तो वो क्या हो गया, मिथ्या ज्ञान हो गया। विपर्य का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके आसपास कोई बच्चा है, वो खेलते खेलते अपने घर की छत से नीचे गिर जाता है, तो आपको आपके पड़ोसी आके बताते हैं, अरे उनका फलाने का बेटा 4 मंजिल से नीचे गिर गया है। तो आप बहुत परेशान हो जाते हो। तो आप जब जाके देखते हो तो आप ये पाते हो कि बच्चा गिरा तो है, लेकिन 4 मंजिल से नहीं गिरा है, वो एक ही मंजिल से गिरा है। इसे ही विपर्य या फिर मिथ्या ज्ञान कहते हैं। मैं यहाँ पर रुककर थोड़ा सा आपको मिथ्या के बारे में थोड़ा क्लियर कर देती हूँ कि मिथ्या होती क्या है। मिथ्या का मतलब होता है बहरूपिया, यानी कि वो प्रत्यक्ष तो है लेकिन किसी दूसरे रूप में है, दूसरे भेष में है। और असत्य का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष ही नहीं है। जैसे बच्चा गिरा तो है लेकिन 4 मंजिल से नहीं गिरा है, 1 मंजिल से गिरा है, ये मिथ्या हो गया। लेकिन अगर कह दिया जाए कि बच्चा गिरा ही नहीं है, ठीक है, तो वो असत्य हो गई इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है विकल्प, यानी कि इमेजिनेशन। इसको हम ओवर थिंकिंग से रिलेट कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब है कि जो चीज़ हमारे साथ हुई नहीं है उस चीज़ के बारे में हम सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। नेक्स्ट है निद्रा। नींद में जब हम सपने देखते हैं तो उस टाइम हमारे चित्त में वृत्ति उत्पन्न होती है। लास्ट है स्मृति, यानी कि मेमोरी। जो हमारी गुड मेमोरीज़ होती हैं उनको याद करके हम खुश होते हैं, और जो हमारी बैड मेमोरीज़ होती हैं उन्हें याद करके हम दुखी हो जाते हैं। तो आज हमारा यहाँ पे चित्तवृत्ति समाप्त होता है। अब हम चित्तवृत्ति निरोध के बारे में पढ़ेंगे। योग दर्शन में पतंजलि ने चित्तवृत्ति को कंट्रोल करने के लिए अष्टांग योग बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। यम का मतलब है कंट्रोल ओवर द माइंड, बॉडी एंड स्पीच। अब हम अपने मन और शरीर पर कैसे नियंत्रण पाएंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के माध्यम से। अहिंसा यानी लड़ाई झगड़ा ना करना, सत्य यानी हमेशा सत्य बोलना, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य माने अपनी इंद्रियों पर संयम, और अपरिग्रह का मतलब हो गया ज़रूरत से ज़्यादा वस्तुओं का संकलन ना करना। नेक्स्ट है नियम, यानी कि रूल्स ऑफ प्रोसेसिंग गुड कंडक्ट, यानी कि हम अपनी दिनचर्या को कैसे ठीक करें। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान के माध्यम से। शौच का मतलब हो गया साफ़ सफाई से, यानी कि हाइजीन से।
हमें मेंटली भी और फिज़िकली भी हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए। फिज़िकली हाइजीन तो हमारी जो दिनचर्या होती है उसमें हम साफ़ सफाई रख सकते हैं, और मानसिक रूप से हम साफ़ सफाई कैसे रखेंगे, मेंटली हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे कि हम अपने अंदर कोई गलत विचार ना लाएं। संतोष माने अपनी कामनाओं और लालसाओं पर संयम रखना। इसके बाद है तप, यानी कि पावर ऑफ टॉलरेंस, सहन शक्ति को बढ़ाना। इसी में आगे है स्वाध्याय। धर्म ग्रंथ और पुराणों को पढ़कर हम अपने अध्यात्म ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। ईश्वर प्राणिधान, इसका मतलब हो गया स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देना। अष्टांग योग का तीसरा पॉइंट है आसन, पोस्चर ऑफ योगा। इसमें हम अपनी बॉडी को डिसिप्लिन वे में बैलेंस करना सीखते हैं। नेक्स्ट है प्राणायाम, कंट्रोल ऑफ ब्रीथ, यानी कि श्वास पर नियंत्रण। श्वास पर नियंत्रण हम 3 तरीके से करते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक में हम श्वास को अंदर खींचते हैं, कुंभक में श्वास को रोक कर रखते हैं, रेचक में श्वास को छोड़ते हैं। नेक्स्ट है प्रत्याहार, कंट्रोल ओवर द सेंसेस। जब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं तो उससे हम अपनी लालसाओं पर और कामनाओं पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है धारण, यानी अटेंशन, मन को केंद्रित करना ही धारण कहलाता है। नेक्स्ट है ध्यान, मन को लंबे समय तक एक ही जगह पर केंद्रित करने की क्षमता को ध्यान कहते हैं। इसे फिक्सेशन ऑफ माइंड भी कहते हैं। नेक्स्ट है समाधि। समाधि 2 तरीके की होती है, सविकल्प और निर्विकल्प। चेतन अवस्था में ली गई समाधि सविकल्प समाधि कहलाती है। इसे सबीज समाधि भी कहते हैं। और जिस समाधि में आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है उसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। इसे निर्बीज समाधि भी कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मैंने योग दर्शन के सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।